हम लोग पढ़े थे अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म में क्या पढ़े थे हम लोग? 3 गो पढ़ लिए थे। कौन कौन? वास्तव का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। चौथा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग परासरण दाब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यही ना। तो सबसे पहले आज जानेंगे हम लोग परासरण होता क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, एक बर्तन है, कोई दिक्कत? इसमें 2 खाना बनाए हैं। कितने खाना बनाए? 2 खाना बनाए हैं जी, ठीक है। और बीच में एक क्या किए हैं कि एक झिल्ली लगा दिए। झिल्ली मैंने समझते हैं जी, एक झिल्ली लगा दिए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। बीच में छछनी लगा दी, जो भी हो, एक प्रकार का झिल्ली लगा दिए हैं, ठीक है। एक ऐसा झिल्ली जो केवल सोलवेंट मोलिक्यूल को पास होने देता है। किसको? विलायक के पास होने देता है। ध्यान दीजिए, इधर आप क्या किए हैं कि शुद्ध विलायक है। कैसा विलायक है? इधर प्योर सोलवेंट है, यानी शुद्ध विलायक है जी। इधर क्या है? शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है, ठीक है, यानी तल्लु विलयन है। और इधर जो आपका है, इधर जो आपका है सांद्र विलयन है। कहने का मतलब विलयन है। क्या है? विलयन है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग का चौथा अनुसंख्यक गुणधर्म है परासरण दाब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे परासरण होता क्या है, परासरण क्या है। तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या किए, एक बीकर लिए, बीकर में क्या किए हैं, एक साइड में शुद्ध विलायक है, दूसरा साइड में क्या है? विलयन है। और बीच में जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली है। क्या जी? अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या होगा, शुद्ध विलायक जो है इस झिल्ली से होकर विलयन की ओर फ्लो करता है, बहता है। क्या करता है जी? शुद्ध विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर, ठीक है, क्या विलयन की ओर प्रवाहित होता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब शुद्ध विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन की ओर प्रवाहित होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, शुद्ध विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह या गमन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ये तनु विलयन हो गया, ये क्या हो गया? सांद्र विलयन। तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? परासरण कहते हैं। कहने का मतलब कि इधर जो विलायक है, ये झिल्ली, एक छछनी जो भी बोलिए, प्याज की झिल्ली जो भी बोलिए, इस प्रक्रिया से होकर क्या, इससे होकर इधर जो बह रहा है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एसपीएम है वो है क्या, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली है क्या, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग हेडिंग देंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। चलिए देखिए, तो हम लोग जानेंगे कि अर्ध पारगम्य झिल्ली होता क्या है, ठीक है। यानी ये जो हम यहाँ पे छछनी लगाए हैं, यहाँ पे जो हम लोग झिल्ली लगाए हैं, वो झिल्ली होता क्या है, इसमें से क्या पास होता है, उसी के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसपीएम। क्या लिखते हैं? एसपीएम। देखिए, तो ये ऐसा झिल्ली है जिससे केवल विलायक के अणु या कण पास होते हैं। किसके? ऐसा झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु या कण पास होते हैं, विलय के नहीं। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये जो हम अभी झिल्ली बताए हैं, इससे केवल विलायक के कण पास होगा, विलय के नहीं। तो ऐसे झिल्ली को क्या कहते हैं?
अर्ध पारेगामी झिल्ली कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे पशु का खाल, सेलुलोज, पर्चमेंट पेपर, ईटीसी सब क्या है? ये जो है प्रकृति, ये जो है क्या प्राकृतिक एसपीएम है। कैसा है? प्राकृतिक, नेचुरल के द्वारा मिलेगा। जबकि CO2 एफिशिएंसी जो है, ये जो है कृत्रिम एसपीएम है। ये जो है हम लोग के द्वारा क्या किया जाता है? बनाया जाता है। कोई दिक्कत? अगला हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन पूछता है कि परासरण और विसरण में क्या अंतर है। ध्यान दीजिए, परासरण क्या होता है और विसरण क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक ना? तो देखिएगा परासरण और विसरण में क्या होता है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, परासरण एवं विसरण में अंतर लिखें। ठीक है, देखिए परासरण और विसरण है क्या? तो परासरण के प्रक्रिया के लिए क्या जी अर्ध पारेगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। ये बताएं कि परासरण की प्रक्रिया तभी संभव है जब विलायक के कण केकरा से? अर्ध पारेगम्य झिल्ली से होकर पास होता है ना। लेकिन विसरण क्या? पानी छोड़ दीजिए, वो अपने आप क्या फैलना स्टार्ट कर देगा, वही क्या? विसरण है। विसरण के लिए अर्ध पारेगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। यानी परासरण के लिए एसपीएम की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण के लिए एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रसारण की प्रक्रिया केवल विलायक में होती है। किसमें होता है जी? क्योंकि अर्ध पारेगम्य झिल्ली से केवल विलायक ही पास होते हैं, इसलिए प्रसारण की प्रक्रिया केवल क्या? विलायक में होती है। जबकि विसरण की प्रक्रिया गैस और द्रव के विलायक में होता है। विसरण क्या जी? गैस और द्रव के विलयन में होता है। ठीक है। तीसरा, प्रसारण में केवल विलायक के अणु गति करते हैं, जबकि विसरण में विलेय और विलायक दोनों के क्या? अनुगति करते हैं। प्रसारण की प्रक्रिया को रोका या उल्टा किया जा सकता है। प्रसारण की प्रक्रिया के रोक भी सकते हैं या रिवर्स भी कर सकते हैं, जबकि विसरण के प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता है। क्या जी? विसरण के प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। ठीक है, यही इतना था प्रसारण एवं क्या? विसरण में अंतर। अगला हेडिंग देंगे हम लोग प्रसारण दाब। क्या हेडिंग देंगे हम लोग? प्रसारण दाब। ध्यान दीजिएगा, प्रसारण दाब, प्रसारण दाब। ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। पहले समझिएगा, ध्यान देके होता क्या। देखिए, अभी आपको हम जस्ट बताए थे प्रसारण, बताए थे ना जी? ध्यान दीजिए, क्या बताए थे कि मान लीजिए कंटेनर है और बीच में क्या लगा हुआ है? एसपीएम लगा हुआ है, यही ना? क्या है ये? एसपीएम है। इधर में आपका विलायक के अणु है। किसका ये अणु है? विलायक के अणु है। और ये जो आपका है विलयन के है। ठीक है, शुद्ध विलायक है, ये क्या है? विलयन है। अभी बताएं कि शुद्ध विलायक का क्या अर्ध पारेगम्य झिल्ली से होकर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, सॉरी प्रसारण कहते हैं। क्या जी? शुद्ध विलायक से क्या अर्ध पारेगम्य झिल्ली के द्वारा स्वतः प्रवाह होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसारण कहते हैं ना। लेकिन अब हम लोग का टॉपिक क्या है? प्रसारण दाब। ध्यान दीजिए, देखिए मान लीजिए इसका कण इधर, इसका जो पार्टिकल है इधर बह रहा है। क्या हो रहा है? बह रहा है। ठीक है, अब क्या करिए, आप इसके ऊपर दाब लगा दीजिए। क्या करिए? दाब लगा दीजिए। जब इसके ऊपर आप प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे, क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे, तो जितना इसके ऊपर दाब लगाएंगे, इसी दाब को क्या कहते हैं? प्रसारण दाब कहते हैं। दाब कहां तक लगाना है? दाब वहां तक लगाना है जहां तक ये मोलिक्यूल इधर आना क्या कर दे? बंद कर दे। क्या कर दे? बंद कर दे। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले क्या बताया? प्रसारण क्या होता है? तो शुद्ध विलायक का कण अर्ध पारेगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर क्या प्रवाह करता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसारण कहते हैं। अब देखिए, विलयन के ऊपर दाब लगा दीजिए, जिससे इधर का कण इधर पास
ना हो तो जितना यहाँ पे दाब लगाइएगा इसी दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और जिसको हम लोग पाई से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। किसके ऊपर, देखिए विलयन के ऊपर आरोपित आवश्यक दाब क्या, जिससे परासरण की प्रक्रिया क्या हो जाए, बंद हो जाए या रुक जाए, तो ऐसे दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं, यही ना। देखिए परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए, किसको जी, ये जो आपका मोलिक्यूल इधर जा रहा है इसी को रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए विलयन पर आरोपित, रोकने के लिए विलयन पर आरोपित, किसके ऊपर, विलयन पर आरोपित आवश्यक 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 अतिरिक्त दाब, आवश्यक अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। किसको बोलते हैं, परासरण दाब। देखिए परासरण के प्रक्रिया को रोकने के लिए, इधर का जो अणु इधर आ रहा था उसको रोकने के लिए विलयन के ऊपर जितना हम लोग दाब लगाते हैं इसी दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ध्यान दीजिए, परासरण के प्रक्रिया को रोकने के लिए किसको जी, देखिए ये आपका अर्ध पारेगा में झिल्ली है, ठीक है। इधर आपका शुद्ध विलायक है, इधर आपका विलयन, इधर क्या है आपका विलयन है, इधर क्या है जी, विलायक है। तो विलायक का कण इधर की ओर जब प्रवाह करता है इसको हम लोग बोलते हैं परासरण, क्या बोलते हैं। अब इसको जब इसको हम इसका कण को इधर नहीं जाने देना है, कब नहीं जाएगा, जब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, दाब लगाएंगे, दाब लगाएंगे, क्या करेंगे, दाब लगाएंगे, ठीक है। इसी दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं, जिसको हम लोग पाई से सूचित करते हैं। देखिए तो परासरण को रोकने के लिए ये जो आपका अणु था इधर बह रहा था, इसको रोकने के लिए विलयन के ऊपर जितना हम लोग दाब लगाते हैं इसी दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। पढ़िए, परासरण के प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। परासरण दाब को पाई से सूचित करते हैं, केकरा से जी, पाई से। अब देखिएगा परासरण दाब के नियम है ना, हम लोग परासरण देख लिए, परासरण दाब देख लिए, अब क्या देख रहे हैं, परासरण दाब के नियम। ध्यान दीजिए, परासरण दाब के दो नियम है, पहला है बॉयल-वान-टॉप नियम और दूसरा है चार्ल्स-वान-टॉप नियम, ठीक है। देखिए बॉयल-वान-टॉप नियम क्या बोलता है, कहता है जी कि इस नियम के अनुसार नियत ताप पर विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती है। यानी बॉयल-वान-टॉप नियम के अनुसार जो पाई यानी परासरण दाब है वह क्या, सांद्रण के समानुपाती होता है। सांद्रण को यहाँ सी से डिनोट किए हैं, इसलिए लिखे हैं क्या जी, पाई समानुपाती सी। आप जानते हैं कि सांद्रण का फॉर्मूला होता है मोल बटा में क्या, वॉल्यूम, मोल बटा लीटर, यानी एन हो गया नंबर ऑफ मोल, अभी हो गया कुछ आयतन, कोई दिक्कत। तो बॉयल-वान-टॉप नियम के अनुसार पता चला कि जो परासरण दाब होता है उसके सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर है।
दूसरा पॉइंट देखिएगा, चार्ल्स वांट ऑफ नियम। चार्ल्स वांट ऑफ नियम बोलता है कि जो विलयन का प्रसरण दाब है उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए बॉयस वांट ऑफ नियम के अनुसार नियत ताप पर जो प्रसरण दाब होता है उसके सांद्रण के समानुपाती होता है, और चार्ल्स के अनुसार जो प्रसरण दाब होता है वह क्या जी, टी यानी टेम्परेचर के ताप के समानुपाती होता है, यही ना। अब दोनों के मिला के देखिएगा, अब क्या मिला आपको, एगो मिला पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इक्वेशन नंबर 1, और एगो मिला जी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी इक्वेशन नंबर 2, यही ना। चलिए तो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी, सही है। अब देखिए मान लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ से क्या आएगा, पाई इजकल टू सी आर टी। क्या मिला आपको फार्मूला, प्रसरण दाब बराबर सी आर टी, सी सांद्रण है, टी तापमान है, आर जो है यहाँ आर बराबर गैस स्थिरांक, क्या होता है जी, आर बराबर गैस स्थिरांक। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब अगेन देख लीजिए, लिख सकते हैं एंड कितना हो जाएगा, पाई सी का वैल्यू सी बराबर एन बाई वी, एन बाई वी इंटू आर टी, कितना हो जाएगा, पाई वी इजकल टू एन आर टी। आ गया उसी टाइप, क्या पीवी बराबर एन आर टी। उसी प्रकार से क्या मिला हमको, पाई भी बराबर एन आर टी। आर का वैल्यू लिख लीजिएगा 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स केल्विन है, या आर बराबर 0.0821 लीटर एटीएम मोल लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 27 डिग्री सेल्सियस पर सुक्रोज विलयन का प्रसरण दाब इतना हो तो इस विलयन का सांद्रण ज्ञात करिए, यही ना जी। चलिए सॉल्यूशन क्या क्या दिया है, दिया है टी बराबर 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कितना हो जाएगा 300 केल्विन। कोई दिक्कत। पाई दे दिया है, पाई कितना दिया है 2.46, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बोलिए फार्मूला बोलिए, आर का वैल्यू जानबे करते हैं आप लोग 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। बोलिए फार्मूला, वी नो दैट पाई इजकल टू सी आर टी, कितना है 2.46, सी निकालना है, आर बोलिए 0.0821, टी बोलिए 300, ठीक है। अब यहाँ से गुना भाग करिए, 2.46 सी गुने 821 बटा पे कै गो, 4 गो, 2 और 2 4 इंटू कितना 300, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। कोई दिक्कत। चलिए गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, गुना करिएगा तो हो जाएगा 246 बराबर सी गुने 24 और 21 यही ना जी, यानी सी बराबर 246 बटा में 2 4 यानी 2460 बटा में कितना जी 2463, ठीक है। लगभग सोल्व करिएगा, सी बराबर 0.1 एम लगभग में आएगा, क्या आएगा लगभग में, यही क्या हो गया आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखिएगा, मिटा दे, एक क्वेश्चन और देखिएगा, कहता है 273 केल्विन ताप पर 5% यूरिया विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात करे।
प्रसारण दाब ज्ञात करें। ठीक है जी। चलिए सॉल्यूशन दिया है T बराबर 273 केल्विन। ठीक है। अब देखिए 5% यूरिया विलयन का मतलब बताए थे। 5% यूरिया विलयन का अर्थ है 100 ml विलयन में 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है। यही ना मतलब है जी। क्या मतलब है? 5% यूरिया विलयन का अर्थ है 100 ml विलयन में कितना? 5 ग्राम क्या है? यूरिया उपस्थित है। यानी W1 = 5 ग्राम। कोई दिक्कत? यहाँ से M1 मिल जाएगा। M1 बोल दीजिए। M1 = यूरिया का कितना फार्मूला मालूम है? यूरिया का फार्मूला आता है NH2CO NH2। तो ना 14 2 16 16 16 32, यही ना? 32 16 48 12 कितना? 60। यानी 60 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत? M1 मिल गया। भी हो गया कितना जी? 100 ml। लगा दीजिए फार्मूला, मिटा दे। कितना होता है फार्मूला? we know that पाई V = nRT। यही ना है? क्या है? पाई V = nRT। सबका वैल्यू रख दीजिए। कितना है? पाई निकालना था ना, भी दिया हुआ था ना 100। n निकाल लिए। n का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल गिवन मास बटा में मोलिक्यूलर मास। यानी कितना हो जाएगा? 5 बटा में 60। कोई दिक्कत? r का वैल्यू 0.0821 और t का वैल्यू कितना? 273। कोई दिक्कत है? मिटा दे। चलिए सोल्व कर लीजिए। कितना आएगा? पाई = 5 बटा में कितना हो जाएगा? 6000। 60 गुने 100 कितना? 700 इंटू 0.0821 इंटू 273। मल्टीप्लाई कीजिए। कितना दे देगा? बोलिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपको कट कुट के आपका आंसर आएगा। जानते हैं कितना आएगा? अच्छा ml में था ना जी। यहाँ ध्यान दीजिए। भी जो था आपका ml में था। भी क्या चीज में था? ml में। हम लोग लीटर में बदलेंगे। भी को जब लीटर में बदलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड मारेंगे लीटर में बनाने के लिए। कोई दिक्कत? क्योंकि भी वहाँ पे लीटर में यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो भी को जब हम लीटर में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? पाई इंटू 0.1 और 12 बचे कितना? 60। यही ना जी। यानी आपका वैल्यू यहाँ से दे देगा। यहाँ से वैल्यू दे देगा पाई बराबर 1 बटा यानी 273 गुने 0.0821 बाई 12 इंटू 0.1। कोई दिक्कत? तो पाई = 273 गुने 10 ऊपर चल जाएगा ना, तो हो जाएगा 0.821 बाई कितना? 12। कोई दिक्कत? ये जो 1/10 है, 10 ऊपर आ जाएगा, 10 से गुना करेंगे, 1 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 821 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप लोग सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 18.67 ATM। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। हाँ अब देखेंगे हम लोग विलयनों के प्रकार। ठीक है ना? यानी अनुसंख्या गुणधर्म के आधार पर क्या जी? विलयनों के प्रकार। ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास 2 विलयन है। हमारा 2 विलयन जिसका प्रसारण दाब पाई1 और क्या है? पाई2 है। एक विलयन है जिसका प्रसारण दाब पाई1 है और एक दूसरा विलयन है जिसका प्रसारण दाब कितना है? पाई2 है। ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे समपरासरी विलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो किसको बोलेंगे आइसोटोनिक?
तो यदि दोनों विलयन का परासरण दाब समान हो उसे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, यदि दो विलयनों का परासरण दाब क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन कहते हैं या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अर्थात पाई 1 बराबर पाई 2, क्या जी, पाई 1 बराबर पाई 2, तो पाई 1 के फॉर्मूला C1R_T1 और C2R_T2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए टेम्परेचर को यदि फिक्स कर दिया जाए, यदि माना T1 बराबर क्या है, T2 है, तो क्या हो जाएगा, C1R_T1 इक्वल टू C2R_T1 है ना जी। तो इसे कर जाएगा तो क्या दे देगा, C1 इक्वल टू C2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग देखेंगे दूसरा देखेगा अति परासरी विलयन, जिसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। देखिए, यदि प्रथम विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक हो तो उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अति परासरी विलयन, यानी जो पाई 1 है पाई 2 से क्या हो, बड़ा। यदि प्रथम विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के अपेक्षा कम हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अल्प परासरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? जब पाई 1 पाई 2 के बराबर हो जाए तो आइसोटोनिक, जब पाई 1 बड़ा हो जाएगा पाई 2 से तो हाइपरटोनिक, और जब पाई 1 छोटा हो जाएगा पाई 2 से तो ऐसे केस में बोलते हैं क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, लिखिएगा क्वेश्चन। कहता है केन सुगर ब्रैकेट में अनुभार दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में अणुभार 342 के 5% एक घोल पदार्थ X के 1% के साथ आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है। तो X का अनुभार है, X का अणुभार है, ए में ऑप्शन है, ए में ऑप्शन है 68.4, बी में है 34.2 और सी में है 171.2 और डी में है, यही ना जी। ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं आइसोटोनिक के लिए, आइसोटोनिक के लिए पाई 1 बराबर पाई 2, यानी C1RT बराबर C2RT। टेम्परेचर समान है, टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया था, RT खत्म, क्या दे दिया, C1 इक्वल टू C2। अब ध्यान दीजिए, C1 का फॉर्मूला होता है N1 बटा में भी बराबर N2 बटा में भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे N1 क्या होता है, गिवन मास, कितना मास दिया, 5 बटा में 342, और N2 कितना मास है, मास नहीं मालूम है कि दिया है 1%, 1 बटा में मोलिकुलर मास मान ले, क्या मान ले, X या M मान लेते हैं, कोई दिक्कत, यानी पदार्थ X का। ठीक है, अब बात करिए तो कितना हो जाएगा, 5M बराबर 342, यानी M इक्वल टू 342 बटा में 5, कितना हो जाएगा, M इक्वल टू 5 6 31। ठीक है, कितना बचा, 4 42, 5 8 40, 2 5 20, 68 पॉइंट कितना, 4 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत है, क्या हो गया, X का मोलिक्यूलर मास हो गया, आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक हम लोग का है प्रतिलोम परासरण। क्या है, प्रतिलोम परासरण। देखिए पहले अच्छा समझ लिए, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं परासरण, परासरण किसको बोलते हैं।
तो ये मान लीजिए आपके पास एसपीएम है, अर्ध पारेगम झिल्ली है, एसपीएम बोलते हैं, नाम है इसका। ठीक है, इधर आपका शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक का अर्ध पारागम्य झिल्ली से होकर बहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। शुद्ध विलायक के विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर बहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अब बात समझिएगा, अब इसके ऊपर दाब लगा दीजिए कि इधर का मोलिक्यूल इधर आना बंद कर दे। ठीक है, इसके ऊपर क्या करिए? दाब लगाइए। दाब लगाइए तो क्या? उतना दाब लगाइए जितना कि इधर से मोलिक्यूल इधर आना क्या कर दे? बंद कर दे। तो जितना दाब हम लोग लगाते हैं उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण दाब। अब आप ही सोचिए कि अगर परासरण दाब से अगर ज्यादा दाब लगा दे, जैसे मान लीजिए परासरण दाब 100 है, कितना है? 100 है, लेकिन आप क्या किए कि इससे ज्यादा दाब लगा दिए। तो ज्यादा दाब लगाइएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा कि विलयन का जो विलायक होगा, विलयन में जो विलायक होगा, अब वो इधर आना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, अभी आप क्या बोले, देखिए ये एसपीएम है आपका, यहाँ तक ही लेवल है, यहाँ ही लेवल है, कोई दिक्कत? अब देखिए कह रहे हैं कि सर जी इधर की ओर बह रहा है, क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। ठीक है, इधर शुद्ध पानी है, पानी किधर बह रहा है? तो इस प्रोसेस को क्या, प्रक्रिया को क्या परासरण बोलेंगे, है ना। अब मान लीजिए बह रहा तो इस पर आप 10 एटीएम लगा दिए। कितना लगा दिए? 10 एटीएम। अब इधर का पानी इधर आना बंद कर दिया तो ये 10 एटीएम कहलाएगा परासरण दाब। ठीक है, लेकिन सपोज करिए 12 लगा दिए, 15 लगा दिए तो क्या हो गया? तो इस विलयन में जो पानी होगा, इस विलयन में जो विलायक होगा, अब वो इधर आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं क्या? उल्टी परासरण या प्रतिलोम परासरण। देखिए पहले परिभाषा देखिए क्या बोल रहा है। प्रतिलोम परासरण या उल्टी परासरण किसे कहते हैं, है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिलोम परासरण या उल्टी परासरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, तो विलयन के परासरण दाब से, देखिए ध्यान दीजिए, विलयन के परासरण दाब से, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया आपका एसपीएम, यही ना। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जो आपका है शुद्ध विलायक है, क्या है? शुद्ध विलायक है। ठीक है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। इसमें जो है आपका विलयन है, क्या है? विलयन है। ठीक है, तो देखिए सबसे शुरू में बताए थे परासरण, जब शुद्ध विलायक एसपीएम से यानी अर्ध पारेगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाह करता है तो इस प्रक्रिया को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, परासरण कहते हैं। अब देखिए क्या परासरण को रोकने के लिए जितना इसके ऊपर दाब लगाएंगे विलयन के ऊपर, उस दाब को क्या बोलते हैं? परासरण दाब कहते हैं, यही ना। अब मान लीजिए ये जो हम लोग दाब लगा रहे हैं, लगाया गया दाब परासरण दाब से अधिक है, पाई से क्या हो गया? अधिक हो गया। तब क्या होगा? तो अब ऐसा होगा कि इस विलयन में जो विलायक है अब वो क्या हो गया? इधर की ओर बहना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उल्टा परासरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, विलयन के परासरण दाब से, देखिए विलयन के परासरण दाब से उच्च दाब
उच्च दाब आरोपित कर विलयन के विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण या उल्टी परासरण कहते हैं। यही ना, प्रतिलोम परासरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है एवं क्या बहुत उपयोगी होता है, जिसका उपयोग समुद्री जल के क्या शुद्धिकरण में किया जाता है। देखिए इसमें समुद्री जल है, कोई दिक्कत। अब क्या किए हम इसमें दाब लगाए हैं जो परासरण दाब से क्या अधिक है, तो समुद्री जल में नमक और पानी दोनों होगा, तो पानी क्या करेगा इधर की ओर आ जाएगा और प्योर वाटर क्या शुद्ध वाटर क्या हो जाएगा इधर की ओर बाहर निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या उल्टा परासरण या प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण का प्रोसेस तभी आएगा जब हम लोग दाब लगाते हैं, तो वह दाब लगा परासरण दाब से क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए, ताकि विलयन को पानी को विलयन के विलायक को शुद्ध विलायक को क्या कर सके प्रवाह कर सके। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं उल्टी परासरण या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है।